सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। सैम्पल पेपर के पार्ट 2 के 40 क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही करा चुकी हूं और पार्ट 1 का सेक्शन ए और बी भी मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में करा चुकी हूं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करता है। और इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों ही क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन 5 अंक का है। तो इस तरह से ये हमारा सेक्शन कुल मिलाकर हो जाता है बेटा जी 15 मार्क्स का। और मैं इन दोनों की कंबाइंड मार्किंग यहाँ लिख देती हूँ कि ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है और ये भी 5 मार्क्स का है। तो यहाँ इंटरनल चॉइस है, बट मैं क्वेश्चन आपको सारे कराती हूँ। ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है भाई, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से ही हैं ये दोनों। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करो। ये समीकरण युग्म दे रखा है। युग्म मीन्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन ये लीनियर नहीं है, पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है 6x + 3y = 6xy और भाई 2x + 4y = 5xy। ये हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, बट दीज आर नॉट लीनियर। लीनियर नहीं है ये। क्यों नहीं है लीनियर? क्योंकि देखिए यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और xy डबल है, 1 और 1 2 क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। तो इनको रैखिक समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को दोनों तरफ, ध्यान देंगे, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, दोनों तरफ हम एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है उससे भाग दे देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं अब हम। 6x को भी एक्स वाई से डिवाइड कर दो, 3y को भी xy से डिवाइड कर दो और 6xy को भी xy से डिवाइड कर दो। व्हाट विल यू गेट? x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy। ये बन गया 6/y + 3/x = 6। ध्यान देना है, इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह जब हम दूसरी इक्वेशन को करेंगे तो हम उसे लिखेंगे नहीं, डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे। यहाँ जब हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/y, ये बन जाएगा 4/x = 5। क्लियर? ये हमारी 3rd चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में आ जाता है। अब ये जो है 1/y और 1/x रैखिक ये भी नहीं है, क्योंकि नीचे y है, पावर नीचे 1 है। जब ये पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो -1 बन जाएगी, तो रैखिक नहीं है। अब हम इसे फिर अभी रैखिक में बदलेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ आप एक बात को समझो कि ये जो 6/y है इसका मतलब होता है 6 × 1/y, 6 × 1/y। तो इस 1/y को अगर हम किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो मान लीजिए हम यहाँ 1/y को v यूज़ कर लें, तो ये जो टर्म है हमारी 6 × v यानी कि 6v बन जाएगी। समझे इस बात को? और दूसरी टर्म जो है हमारी वो 3/x है, तो इसे मैं 3 × 1/x यानी कि 3 × 1/x लिख सकती हूँ। और अगर मैं इस 1/x को u मान लेती हूँ तो ये टर्म आपकी 3 × u यानी कि 3u बन जाती है। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो यहाँ अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 व 3 में 1/x = u और 1/y = v रखने पर, क्लियर, वेरिएबल्स बदल जाएंगे, x और y में नहीं रह जाएंगे अब हमारे समीकरण। तो इसकी जगह हमने v रखा, मैंने डिटेल वहाँ बता दी है आपको। तो ये बन गया 6v + 3u = 6 और ये क्या बन जाएगा 2v + 4u = 5। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दें, इसे 5 नाम दे दें। कोई ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 2 था ना वहाँ, तो यहाँ आप करिए 3 और 4 और यहाँ आप लिखिए इक्वेशन नंबर 3 और
4 में, और इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5 और 6। अब ये जो पेयर हमारे पास आया है रैखिक समीकरणों का जो पेयर है, ये रैखिक समीकरण हमारा बना है v में और u में एक्स वाई की बजाय। तो इसे हम या तो एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, फिर इससे हमें u और v की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमारा मोटो u और v की वैल्यू निकालना नहीं है, हमारा टारगेट u v नहीं है, हमें तो भाई x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो ये सब्स्टिट्यूट किया है इसको प्रयोग करके फिर हम x और y को कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप यहाँ बड़े ध्यान से देखिए कि हम एलिमिनेशन मेथड अगर लगाते हैं तो दोनों को, यहाँ 3 और 4 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम v की बात करें तो यहाँ इसमें v का गुणांक 6 है और यहाँ v का गुणांक 2 है। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6v आ जाएगा एंड वी कैन सॉल्व। तो हम क्या लिख देते हैं, समीकरण नंबर 6 को 3 से गुणा करने पर, क्लियर। तो हम समीकरण नंबर 6 को 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6v जमा 3 चौक 12 u बराबर है 3 पंजे 15, 6v जमा 3u बराबर है 6 हो गया। अब आपने क्या करना है, हमें तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो ये v को हमने एलिमिनेट करना है, दोनों का साइन एक जैसा है। तो इसके लिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, घटाने पर। तो माइनस 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 6v जमा का घटा का कट जाएगा, 12 जमा का 3 घटा का 12 में से 3 गए 9u, 15 में से 6 गए 9, u आपका आ गया 9/9 यानी 1। u की वैल्यू आ गई। अभी u की वैल्यू को इनमें से किसी इक्वेशन में पुट करिए और आप v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है भाई। तो u का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है भाई, u बराबर है 1 को समीकरण नंबर 5 में रखने पर, क्लियर। तो समीकरण 5 में जब हम रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6v जमा 3 गुणा 1 बराबर 6, 6v जमा 3 बराबर 6, 6v बराबर 6 घटा 3 यानी कि 3, और v आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। v 1/2 आ गया और u आपका 1 आ गया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने v और u को फाइंड नहीं करना है, वो तो हमने इक्वेशन को v और u में कन्वर्ट किया है। तो एक्चुअल इक्वेशन तो x और y में है, तो हमें x और y की ही वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम इसको यूज करते हैं, ये वाली वैल्यू को। तो अब क्योंकि 1/x किसके बराबर है, u के, तो 1/x u कितना है, किसके बराबर है, 1 के। तो दोनों इक्वेशंस को रेसिप्रोकल कर लो या आर पार गुणा, x को उधर ले जाओ। तो 1 = 1 × x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। और 1/y आपका v के बराबर है, और y की v की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो 1/y बराबर है 1/2। 2 को तो इधर ले जाइए और y को उधर ले जाइए, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। लास्ट में अपने आंसर की समरी कर दीजिए कि x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी का जो या पार्ट है वो भी इसी एक्सरसाइज में से, हमारा इसी चैप्टर में से आ रहा है। तो हम इसको स्टेटमेंट को अब आगे रीड करते हैं। 11th का ही या पार्ट, और अथवा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। जैकब एक व्यक्ति का नाम हमें दिया गया है और उसका पुत्र है कोई, यानी कि 2 जने हैं हमारे पास, और 2 जने हैं तो दोनों की अलग अलग आयु होगी। तो माना एक की आयु x और दूसरे की आयु y, क्लियर। अब कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र से 3 गुना होगा। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र से 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी किनकी, जैकब की और उसके पुत्र की। तो शुरुआत हमने यहाँ पीछे से ही करनी है। पहले हमने जैकब और उसके पुत्र की आयु को ही मान के चलना है। माना जैकब की वर्तमान आयु, ध्यान देंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है भाई, और माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई भाई,
y वर्ष। ठीक है, अब दो कंडीशंस हैं हमारे पास, एक 5 साल पहले की है और एक 5 साल बाद की है। तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपने जस्ट यहाँ एक हेडिंग डालनी है कि पहली कंडीशन में 5 वर्ष बाद की है, आप ये स्टेटमेंट देख सकते हो। तो यहाँ आप लिखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, तो समझाने का भी डिटेल का भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। 5 साल बाद अगर हमें किसी की आयु 5 साल बाद देखनी है, मान लीजिए अब आप 14 साल के हो और 5 साल बाद आप अपनी आयु देखोगे, तो आप क्या करोगे, आप 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 आएगा। तो आपने मैथमेटिकली इस बात को सोचना है कि 5 साल बाद के लिए हमने क्या करना है, तो हमने अपनी अब वाली आयु में 5 जोड़ देना है। तो जैकब अब x साल का है, तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, x जमा 5 साल का, और 5 साल के बाद पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, y जमा 5 का। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र से तिगुनी हो जाएगी, पुत्र से तिगुनी। तो यहाँ अब आप लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये जैकब की आयु है यानी जो x जमा 5 है वो इससे तिगुनी होगी, यानी हमने y जमा 5 को तिगुना कर देना है, तब दोनों की आयु बराबर होगी। इसे सॉल्व करोगे तो आपको एक रैखिक समीकरण मिलेगा। 3 को y से करें, 3y जमा 15, y को तो इधर ले आओ और 5 को राइट में ले जाओ, तो y इधर आकर घट जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर है 15 घटा 5, और ये बन जाएगा x माइनस 3y बराबर है 10। ये आपकी पहली कंडीशन को हमने एक समीकरण का रूप दे दिया है। आगे क्या है, 5 वर्ष पूर्व। तो अब इसी तरीके से आप निकाल लीजिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। भाई जब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो छोटा होगा ना भाई। अब आप 14 साल के हो तो 5 वर्ष पूर्व तो आप 14 घटा 5 के थे ना, तो यहाँ वो x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु x घटा 5 हो गई ना। और जैकब के बाद हो गई भैया जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो गई, y घटा 5। क्लियर। तो अब कंडीशन देखो कि अब 5 साल पहले जैकब अपने पुत्र से 7 गुना था, तो उस कंडीशन को यूज कर लीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है भाई ये। तो जैकब की आयु क्या हो गई, x घटा 5 बराबर है 7 ब्रैकेट y घटा 5। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट अनदर लीनियर इक्वेशन। तो ये बन जाएगा 7y माइनस 35, इधर ले आओ भाई। तो ये बन गया x घटा 7y बराबर है माइनस 35 जमा 5, और ये बन गया x घटा 7y बराबर है माइनस का 30। ये दूसरी समीकरण आपके पास आ गई। दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, x और y का मान आएगा, यानी कि जैकब और उसके पुत्र की हमें वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अभी मैं इसको यहीं पर इसके नीचे ही लिख रही हूँ। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम कोफिशिएंट सेम करते हैं, या तो x के या y के। यहाँ बाई चांस x के दोनों कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक x प्लस का है और एक माइनस का है, नहीं सॉरी दोनों ही x प्लस के हैं, तो एक को हमें माइनस का बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना है, ये लिख लीजिएगा भाई घटाने पर। घटाने पर का मतलब है कि नीचे वाली टर्म के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 10 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 3y के आगे माइनस था प्लस, और x माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 7 माइनस का है 3 प्लस का है माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4y, और माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y आ जाएगा 40/4 यानी 10 वर्ष। y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू को यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। y की वैल्यू को आप थोड़ा सा हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब आप लिख लीजिए y बराबर है 10 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। x घटा 3y बराबर है 10। ठीक है भाई, तो x घटा 3y 10 है, तो y की वैल्यू 10 आ रही है। तो x घटा 3 गुणा 10 बराबर है 10।
x घटा 30 बराबर है 10, और भैया x बराबर है 10 जमा 30 यानी 40। तो ये हो गया x कितना हो गया 40 वर्ष। नहीं, x मत लिखिएगा, x 40 का मतलब जैकब की आयु है, ठीक है ना। तो जब आप समरी लास्ट में आंसर लिखते हो, देखो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। शुरुआत कर दी, लास्ट में आपने अच्छे से लिख दिया, एग्जामिनर के पास टाइम नहीं, फटाफट चेक करेगा तो लास्ट में आंसर देखा, कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने कंक्लूजन ही नहीं किया हुआ, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है, तो मे बी के आपके मार्क्स में दिक्कत आ जाए कंप्लीट मिलने में। तो जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 10 वर्ष। और आप यहाँ अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 5 साल बाद, ध्यान देना भाई, जैकब अब कितने साल का है 40 का, तो 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा 45 का, पुत्र कितने का हो जाएगा 15 का, और 15 तिये 45, तो जैकब हो गया अपने पुत्र से 3 गुना। और 5 साल पहले भाई 40 में से 5 गए, जैकब कितने साल का था 35, पुत्र अब 10 साल का है, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी 5 वर्ष, तो 5 7 35, तो 5 साल पहले आयु कितनी थी 7 गुना थी। तो ये बेहद आसान कहूँगी मैं इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा बस आपको अभ्यास चाहिए। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन था सेक्शन सी का 5 मार्क्स का। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, और रचना के लिए आपको चाहिए कंपास, पेंसिल वगैरह, जो मेरे पास यहाँ ब्लैक बोर्ड के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही मैंने अपनी जो लास्ट रिवीजन वीडियो अपलोड की है वो चैप्टर 11 की अपलोड की है, जहाँ मैंने बाकायदा पेपर पर प्रकार पेंसिल की हेल्प से सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, जिसमें ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में नहीं था, फिर भी मैंने समझाया है कि इसके आने की संभावना। और ये देखिए, ये सैम्पल पेपर में आ रहा है, तो सैम्पल पेपर से ही उठाकर मैंने वहाँ इसको बताया है। तो यहाँ मैं आपको रफली बता रही हूँ। और जिन बच्चों को देखना है कि प्रकार पेंसिल फुटे की सहायता से कैसे बनता है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में मैंने स्पेशल डाल रखा है कि क्लास 10 प्ले लिस्ट में मेरा एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर क्लास 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उसमें आप चैप्टर 11 का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचो जो 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। एक वृत्त है, सबसे पहले तो आपने अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल लेना है, और प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलकर सबसे पहले तो आपने एक वृत्त खींच देना है प्रकार पेंसिल की सहायता से, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलना है और एक वृत्त खींच देना है। अब इस क्वेश्चन में समस्या क्या है कि हमें ना तो वृत्त के बाहर कोई पॉइंट पता जिससे हमने स्पर्श रेखा खींचनी है, क्लियर। हमें केवल और केवल एक बात पता है कि इस वृत्त पर ऐसी रेखाएं खींचो, स्पर्श रेखाएं। देखिए यहाँ एक रफ डायग्राम बनाती हूँ मैं, ये वृत्त है और भैया इस पर हमने ऐसी 2 रेखाएं खींचनी है जिनके बीच का कोण कितना हो 60 डिग्री। बस हमें इतनी बात पता है, किस पॉइंट से खींचनी है हमें ये भी नहीं पता। तो यहाँ हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये एंगल 90 होता है भाई। ये मान लो P है, ये A है, ये B है और ये O है। हम कर चुके, अगर हमने चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया है तो वी ऑल नो कि ये एंगल कितना होगा 90। तो ये दोनों तो 90 हैं और ये कितना है 60 है, ध्यान देना। तो 90 90 180 और 180 में 60 जोड़ोगे तो कितना आ गया 240। अब ये एक चतुर्भुज है OAPB, एक चतुर्भुज है और भाई चतुर्भुज के 3 एंगल हमें पता है, तो चौथा एंगल हम 360 में से इसको घटा दे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि स्पर्श रेखा हम जनरली कैसे खींचते हैं कि भाई ये वृत्त है, वृत्त के बाहर बिंदु है, बिंदु को केंद्र से मिलाया, समद्वि भाजन किया, वृत्त खींचा और स्पर्श रेखा हमने खींच दी। लेकिन ऐसा कोई बिंदु हमारे पास कहीं नहीं है, तो हम अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे कि कहीं से भी स्पर्श रेखा खींच दे। उसके लिए हम एक लॉजिक यूज़ करेंगे। वो लॉजिक क्या है कि अगर हम ऐसी 2 त्रिज्याएं बना लें जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण हो, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर हम ऐसी 2 त्रिज्याएं बना लें, देखो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत, ठीक है ना, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली हर रेखा त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनंत त्रिज्याएं हैं, उनमें से हमने ऐसी 2 त्रिज्याएं खींचनी है जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण है।
क्लियर। तो उन दोनों त्रिज्याओं के एंड पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगी उनके बीच में 100% 60 डिग्री का कोण होगा। तो आपने वृत्त खींचना है, ध्यान दे अब आगे मैं क्या बता रही हूँ, और उस वृत्त की कोई भी एक त्रिज्या आपने फुटे की सहायता से, स्केल की सहायता से खींच देनी है। और अब इस O बिंदु पर आपने 120 डिग्री का एंगल बनाना है, चाहे आप D से बनाएं, अगर आपको नहीं आता है D से बनाओ, बस आपने अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन के लिए प्रयास करना है ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सके। अगर प्रकार से नहीं आता तो, और प्रकार से आता तो प्रकार से आप यहाँ 120 डिग्री का यहाँ पर आप प्रकार रखेंगे, ये आर्क लगाएंगे, ये 60 और ये 120, और ये एक आपको थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेती हूँ इधर, 120 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या हमने OB खींच ली। अब मैं फिर बता रही हूँ कि अभी अब हमारे पास कोई बाह्य बिंदु नहीं है जहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचे, तो अब स्पर्श रेखा कैसे खींचे, वही लॉजिक फिर यूज करते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर B पर एक 90 डिग्री का कोण बना दें, तो अब आपका अगला काम क्या है कि B पर आपने ये चाप लगाई 60, 120 और ये 90 का कोण बनाया, और ये 90 का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। इसी प्रकार आपने A पर भी 90 का कोण बनाते हुए दूसरी रेखा खींचनी है, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं जहाँ मिल रही हैं P बिंदु पर, ये कोण 100% कितना है, 60 डिग्री है। और आप इस बात की पुष्टि भी करेंगे। तो फिर रिपीट कर देती हूँ मैं फटाफट से। सबसे पहले प्रकार लिया, 6 सेंटीमीटर का आपने वृत्त खींचा और उस पर 2 त्रिज्याएं ऐसे ली जिनके बीच का जो एंगल है वो कितना है भाई, 120 डिग्री है। दोनों त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर आपने 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाएं खींची, जो कि ऑब्वियसली इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। अब आपने ये सिद्ध कर देना है कि कोण P कितना है, 60। कैसे सिद्ध करोगे, तो आप लिख देना कि भाई ये 120 है और ये दोनों 90 हैं, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो ये सारी बातें मैंने वहाँ बता भी रखी है आपको 11th चैप्टर का, जहाँ मैंने रिविजन करा रखा है। कोण O जमा A जमा कोण P बराबर है 360 डिग्री। कोण O हमने खुद खींचा है 120, ये दोनों 90 के क्यों है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, और जमा कोण P बराबर है 360 डिग्री। और जब आप यहाँ से हल करोगे तो P का मान 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 90 90 180 और 120 300 होता है। तो ये आपका सवाल तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि रचना के पद लिखो, तो रचना के पद आपने लिख देने हैं। पॉइंट नंबर 1, हमने 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, OA वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, देखो वीडियो को स्लो करके आप लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो जो आप करते जा रहे हो उसको लिखते जाओ। वही पॉइंट, बिंदु O पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या OB खींची, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। नेक्स्ट पॉइंट, A बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों रेखाएं एक दूसरे को P बिंदु पर मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, PA और PB वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 60 डिग्री है, और इसकी जांच हमने निम्न प्रकार से की। तो वहाँ प्रूव कर दीजिए, चाहे ऊपर कर देते तो आप लिख दीजिए कि जिसकी जांच हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 11th चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 ही उसमें क्वेश्चन है, और ये आपको कंप्लीट 5 मार्क्स देता है। ठीक है, तो अगर उन 5-6 क्वेश्चन का आप अच्छे से अभ्यास कर लेते हो तो 5 मार्क्स तो आपके यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। इसका या देखते हैं अथवा पार्ट। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक ही सेंटर को लेकर 2 वृत्त खींचे गए हैं। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और भाई दूसरे की त्रिज्या 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे की त्रिज्या 3 है और बड़े की त्रिज्या 5 है। आगे बढ़े। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब भाई अगर मैं, ये बड़ा वृत्त है तो इस पर मैं सैकड़ों जीवाएं खींच सकती हूँ। क्लियर भाई, इसी डायग्राम को मैं यहाँ दोबारा बना दूँ तो ये इस बड़े वृत्त पर, बाहर वाले वृत्त पर मेरा मन करे मैं उतनी जीवाएं खींच सकती हूँ, कितनी भी आड़ी तिरछी, लेकिन हमें वो जीवा लेनी है। ये देखो ये वाली जो छोटे वृत्त को
स्पर्श करके जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक जीवा ले लेते हैं। माना ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो हमें इस ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सवाल है ये एक तरह से थ्योरम लगा लीजिए। तो थ्योरम की तरह मत करिएगा, आप फटाफट से बस अपना सवाल की तरह इसको कर दीजिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर है 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर है 5 सेंटीमीटर। और अब यहाँ से उठा लीजिए स्टेटमेंट, माना ए बी बड़े वृत्त की वो जीवा है, माना ए बी बड़े वृत्त की, उसने साफ लिखा हुआ है बड़े वृत्त की वो जीवा है, बड़े वृत्त की वो जीवा है जो छोटे वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, क्लियर। ओ केंद्र है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि केंद्र से जो हम इसको मिलाते हैं, हम एक थ्योरम इसमें प्रूव कर चुके हैं कि एक तो ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री का है और ये सी मध्य बिंदु होता है। तो ये सारा बेशक आप यहाँ पर ना करें, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन फिर लंबा पड़ जाएगा। आपको पहले यहाँ पर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इन दोनों को आप सर्वांग दिखाओगे। तो आप स्पष्ट रूप से सीधा लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि बिंदु सी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। भाई हम थ्योरम कर चुके हैं इस बारे में। बड़े वृत्त की जीवा जो किसी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है सेकेंद्रीय में, वो मध्य बिंदु पर ही स्पर्श करती है। ठीक है, तो सी मध्य बिंदु हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। ये ओ ए और भाई ये ओ सी आपने बना दिया। ये एंगल 90 है, ओ ए 5 सेंटीमीटर है, ओ सी आपका 3 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो ये सारी बातें अब आप लिख दीजिए। ओ सी लंब है ए बी पर, और भाई ओ सी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है आपका, ओ है भाई ये ओ ए 5 सेंटीमीटर, और ए ओ सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण पता है जो कि 5 है, लंब पता है जो कि 3 है। तो आधार निकाल लीजिए किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो आप यहाँ लिख दीजिए भाई पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण क्या है, ओ ए का वर्ग बराबर है आधार क्या है, ए सी का वर्ग जमा ओ सी का। ये हो गया बेटा 5 का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग जमा 3 का। ये 25 बनेगा, ये 9 बनेगा। थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। तो ये 16, और जब वर्गमूल करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमने ए सी की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी दुगना है ए सी से, तो ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इतना ये पर्याप्त है। डायग्राम जरूर बना लेना आप, डायग्राम से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसका एक पार्ट तो मैंने यहाँ लिख दिया, अथवा वाला मैं इसके बाद बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1, ये मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ कि ये तो आपका चैप्टर 12 है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, और ये शायद आपका चैप्टर 10 है, प्लीज़ वेरीफाई। ओके, और ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, और दोनों ही पार्ट्स चैप्टर 9 से हैं। तो चैप्टर 9 आपको 5 मार्क्स यहाँ से दे रहा है। तो अगर आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं ये वाले, तो भी आपको अच्छे से भाई आप आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स में से भी आप काफ़ी क्वेश्चन करके आएंगे। तो जिन बच्चों को सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि जमीन पर, ठीक है भाई, ये अभी मैंने इनको सबको रिसेंटली रिवाइज कराया है, तो मैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट में बताती हूँ। भूमि पर ये एक बिंदु है, इधर बनाते हैं डायग्राम। ये एक बिंदु है जो मीनार के, कोई मीनार है, मीनार कहाँ है, मान लीजिए ये तो मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, ध्यान देना। और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है, एक बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु बी है,
और ये इस मीनार के फुट पॉइंट से कितनी दूर है, 20 मीटर दूर है। और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना आसान है ये। अच्छा ए बी कर दिया मैंने, इसको तो सी कर देते हैं। और ये जो उन्नयन ऊंचे नयन करके जब हम देखते हैं तो ये एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आपने यहाँ फटाफट लिखना है, माना ए बी एक मीनार है और हमने मान लिया ए बी कितनी है, h मीटर है। सी भूमि पर स्थित, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये बात ध्यान रखना। सी भूमि पर स्थित एक क्या है, बिंदु है। तो जो हमें पता है ए सी कितना है आपका, 20 मीटर है। एंगल सी आपका कितना है, 30 डिग्री है। इतना पर्याप्त है अगर आप इतना कम से कम लिखाते हो। देखिए मैं बता दूं, इसको पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाते हो और ये 2-4 लाइनें भी अगर आप लिखाते तो 5 में से 2 नंबर तो आपके कंफर्म हो जाते हैं यहाँ। तो एंगल सी आपका हो गया 30 डिग्री। अब आपको सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज है, लंब पता नहीं है और आधार हमें पता है, लंब निकालना है। और लंब और आधार से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है वो क्या बनती है, टेंजेंट थीटा बनती है। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्लियर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेंजेंट सी बराबर है लंब बटे आधार। सी ये है, लंब का नाम क्या है, ए बी, आधार का नाम क्या है, ए सी। सी कितने डिग्री का है, अब जो जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, 30 डिग्री। ए बी हमें पता नहीं है, ए सी 20 है, क्लियर। टेंजेंट 30 का मान 1/√3 बराबर है h बटा 20। 20 को यहाँ ले जाइए, 1 से गुणा करिए यहाँ पर, तो ये बन गया 20/√3 बराबर है h। कोशिश करिए कि यहाँ इस वर्गमूल को नीचे से हटा दें, परिमेयीकरण कर दें, तो यहाँ से h बराबर हो गया 20/√3 गुणा √3/√3। 20 को √3 से गुणा करिएगा, 20√3/3 मीटर। आप इसको यूं का यूं छोड़ सकते हो कि मीनार की ऊंचाई इतनी आ गई है। अगर आपको यहाँ पर √3 का मान दे रखा है तो आपने पुट करना है, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप इससे आगे इस क्वेश्चन को करें। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको 20 से गुणा करो फिर 3 से भाग करो। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो यू विल गेट कंप्लीट 5 मार्क्स। तो एक इसका लास्ट क्वेश्चन और रह जाता है हमारा सेक्शन सी का 13th क्वेश्चन का या वाला पार्ट, तो मैं उसको लिखूंगी नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि वो आपकी एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो आप अपनी स्टेटमेंट वहाँ से भी टैली कर सकते हो, क्लियर। जो लास्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में वो आपकी एक्सरसाइज 9.1 का बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्या स्टेटमेंट है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक जमीन है उस पर एक मीनार खड़ी है, मान लीजिए माना ए बी एक मीनार है, ठीक है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई ये मीनार है, यहाँ से सनलाइट ऐसे पड़ रही है तो मीनार की शेडो बन रही है, छाया बन रही है। तो ये छाया कितनी है, एसी है पहले स्थिति में छाया। कब, जब यहाँ से जो सनलाइट पड़ रही है वो जो यहाँ एंगल बना रही है वो आपका कितना है, 60 डिग्री है। ये उन्नतांश क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, ये सब बातें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 9 के रिवीजन में बहुत अच्छे से बताई हैं कि यहाँ से जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर एंगल बनता है, फिर वो एंगल इसके इक्वल आता है और वो यहाँ जाकर एंगल हम लेकर चलते हैं। अब ये कहता है कि यही
छाया, थोड़ी देर के बाद सूरज यहाँ था, सूरज इधर आ गया, एंगल बढ़ गया, नहीं सॉरी एंगल कम हो गया और छाया बढ़ गई हमारी। तो ये छाया यहाँ डी तक चली गई। कब? जब ये वाला एंगल घटकर कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये जो बढ़त हुई है वो कितनी हुई है? 40 मीटर की बढ़त हुई है। ये आपने क्वेश्चन को समझना है। मीनार है, पहले एंगल 60 डिग्री था तो मीनार की छाया AC थी, फिर आपका एंगल घटकर 30 डिग्री हो गया तो छाया 40 मीटर और बढ़ गई। मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करो। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। आप क्या लिखिएगा? माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और AC मीनार की छाया है जब एंगल C 60 डिग्री है, जब एंगल 30 डिग्री का, एंगल मीन्स कोण, जब 30 डिग्री का हो जाता है तो मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। ये सारी बातें आपने लिखनी है। और माना AC बराबर है x मीटर, तो ये पूरा आपका कितना हो जाएगा? 40 जमा x मीटर। तो आपके पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों को मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ। देखो ये वाला तो भाई हमें दिख ही रहा है कि ये वाला ट्रायंगल तो भाई रेड है, तो पहले तो इस ट्रायंगल को ले लीजिए। थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको अब। तो ये वाला ट्रायंगल जब आप लोगे ABC समकोण त्रिभुज ABC में, ये एंगल 60 है, बाकी सब भूल जाओ, ये लंब है और ये आधार है। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, तो टेंजेंट C बराबर है लंब बटा आधार, टेंजेंट C बराबर है AB बटा AC, तो H बटा X आ गया। तो वर्गमूल 3 बराबर है H बटा X, इधर ले जाइए, H बराबर है वर्गमूल 3X आ गया। और ये एक कंडीशन बन गई आपके पास, इसे होल्ड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। और अब आगे आ जाइए, नाउ कम टू द सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल उससे बड़ा है, ये पूरा ध्यान दें, नाम क्या है इसका? ABD, ADB कह लीजिए या ABD कह लीजिए। तो इसको ले लीजिए अब आप, ट्रायंगल ABD में फिर से ध्यान दें, एंगल 30 है, लंब है, आधार AD है जो कि 40 जमा X के बराबर है। तो टेंजेंट D बराबर है AB बटा AD, D की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 डिग्री, क्लियर। और AB कितना है आपका? H है, और ये कितना है? 40 जमा X है। ये हो गया 1 बटा रूट 3 बराबर है H बटे 40 जमा X। आर पर गुणा कर दीजिए, 40 जमा X बटे वर्गमूल 3 बराबर है H। ध्यान दें, यहाँ से हमें h की वैल्यू वर्गमूल 3x मिली हुई है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, दोनों तरफ x आ जाएगा और हम अपना बीजगणित लगाकर x के लिए इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से 40 जमा x बटे वर्गमूल 3, ध्यान देना h के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया? वर्गमूल 3x। आर पार गुणा कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 40 जमा x, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3, वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 कितना होता है? 3। तो ये बन गया 3x। इस कैलकुलेशन को अब मैं ऊपर करती हूँ, ये आया हमारे पास 40 प्लस x इज इक्वल टू 3x, 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 40 इज इक्वल टू 2x और x आ जाएगा 40/2, यानी कि कितना आ गया? 20 मीटर। x आया है 20 मीटर। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। तो x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 से h बराबर है वर्गमूल 3x। ये नहीं भूलना है हमने कि कैलकुलेट क्या करना है, कहीं यहीं पर वही आ गई वैल्यू, क्वेश्चन छोड़कर चलते हैं बस। तो h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये था बेटा जी आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किया था। अगर मुझे टाइम लगता तो एक सैम्पल पेपर मैंने भी बनाया था अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं जल्दी से जल्दी कम्प्लीटली सॉल्व करवा सकूं। अगर आपको इस सैम्पल पेपर में, इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, प्लीज़ शेयर and subscribe the channel. Thank you.